हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकल्प फ्यूचर विद विकल्प में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं वर्णमाला, तो अब उसका दूसरा पार्ट हम लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो आपको दूसरी में प्रोवाइड करा रहा हूं, इसमें पूरी डिटेल से बताऊँगा आपको। इसमें यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, कुछ भी इस वीडियो के अंदर से कुछ भी आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा पक्का वायदा है, अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करोगे तो दोस्तों, आज मैं वर्णमाला का जो दूसरा पार्ट है यानी दूसरा पार्ट है, वो मैं करा रहा हूँ। तो आज देखो, हम वर्ण के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, यानी वर्णों के जो उच्चारण के स्थान पर हम पढ़ेंगे वो कैसे और किस तरह से हम करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखा रखा है ये बना करके, तो इसमें मूर्धन्य क्या होता है, तालु क्या होता है, दंत क्या होता है, कंठ क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है इसमें, और मैंने लिख रखा है कि कंठ है वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो वो क से स्टार्ट होते हैं। कंठ है वर्ड होते हैं वो क वर्ग से स्टार्ट होते हैं। और अ आ ह ये क्या होते हैं, इसमें ये विसर्ग होते हैं, लेकिन फिर भी ये कंठे वर्ड में आते हैं। किस वर्ड में आते हैं? कंठे वर्ड में आते हैं। नंबर 2, अब आते हैं तालव्य। और ये तालव्य क्या होते हैं, इनके बारे में मैं भी बताऊंगा आपको। तो तालव्य क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, जो च वर्ग से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम तालव्य बोलते हैं। ई य स यह भी तालव्य के अंदर ही आते हैं, क्योंकि जब भी हम इन्हें बोलते हैं तो इनका भी जो वो बोलने का तरीका है वो तालु से ही जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तालु से जुड़ा हुआ है, तो ये तालव्य के अंदर ही आते हैं। अब मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य देखिए, जो ट वर्ग से संबंधित होते हैं वही मूर्धन्य भी होते हैं, यानी जो ट वर्ग होता है वह मूर्धन्य वर्ण ही होता है। ऋषि, र और स ये भी मूर्धन्य ही होता है। अब आते हैं हम चौथे वर्ण की तरफ। चौथा वर्ण है हमारा दंतव्य। तो दंतव्य क्या होता है उसको भी मैं बताऊंगा। जो हमारा बोलने की जो तरीका है, यानी जो हम वर्ण बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो वर्ण हैं वो दांतों से लगे हुए होते हैं, तब उन्हें हम बोलते हैं दंतव्य। जैसे त वर्ग के अंदर जो भी आते हैं वो क्या होते हैं? दंतव्य वर्ण ही होते हैं। जैसे त, थ और ये ल, स ये भी होते हैं, ये त वर्ग से दंतव्य ही होते हैं, यानी त वर्ग में होते हैं, इन्हें दंतव्य वर्ण बोलते हैं। अब क्या आते हैं? ओष्ठ्य वर्ण। क्या आते हैं? ओष्ठ्य वर्ण। तो ये प वर्ग से संबंधित होते हैं, यानी इनमें ओठों को हम देखते हैं कि कौन सा हमारा वर्ग है, यानी कौन सा हमारा अक्षर है वो हमारे ओठों से लगा हुआ है, तो वो से बोलते हैं हम ओष्ठ्य। अब आते हैं नासिक्य वर्ण। नासिक यानी अनुनासिक वर्ण, यानी इसमें क्या होते हैं? जो पांचवा वर्ण है यानी अंग। अंग क्या है हमारा? ना अनुनासिक है, यानी नासिक्य है। अब क्या आते हैं? कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण के बारे में मैं बताऊंगा कि कंठ तालव्य वर्ण क्या होते हैं। तो कंठ तालव्य वर्ण ए, जैसे हमारा बोलने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि ये कंठ तालव्य से होता है, कंठ से भी लगा होता है और तालव्य यानी तालु से भी मिल करके बनते हैं, तब उन्हें हम बोलते हैं कंठ तालव्य। जैसे ए। और कंठोष्ठ यानी कंठ से और ओष्ठ से मिल करके जो वर्ण बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंठोष्ठ। तो जैसे ओ, औ, तो इस तरह से क्या होते हैं? ये हमारे कंठोष्ठ होते हैं। अब क्या आते हैं? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ क्या होते हैं? दांतों से भी और ओठों से भी मिलकर के जो वर्ण बना होता है या अक्षर बना होता है उसे बोलते हैं हम दंतोष्ठ। जैसे वह क्या है? दंतव्य है। और इसकी एक नॉर्मल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने इसमें साइड में लिखी हुई है, आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी। तो जैसे क, च, ट, त, प ये हमारे वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। इस ट्रिक से हमें सीधा पता चलता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसकी एक नॉर्मल सा तरीका है, मैं इसको अभी लिखे देता हूँ। तो देखिए, क वर्ग से क्या होता है कि हम इन्हें KTM से कर लेते हैं। KTM में अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, छोटा सा लिख देता हूँ मैं ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा KTM
DO KTM 2 ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। तो जब भी हम कोई भी, जैसे हमें पता चलना है कि कंठस्थ क्या होते हैं, तालव्य क्या होते हैं, तो कचट तप के आगे ऐसे ये KTM 2 ये फॉर्म लगा लेना, ये ट्रिक लगा लेना, आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ग तालव्य है, कौन सा वर्ग कंठोष्ठ है, या कौन सा वर्ग मूर्धन्य है, या कौन सा वर्ग दंतोष्ठ है। तो दोस्तों चलिए अब आगे दिखाते हैं हम तुम्हें। अब क्या है, वर्गों के आधार पर, वर्गों के यानी स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान, स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान किस तरह से हमने किया है, अब उसके बारे में हम अच्छी जानकारी लेंगे। और दोस्तों वीडियो लंबी जा सकती है, इसके लिए आपको कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ध्यान से सुने, कुछ भी इस वीडियो के अंदर पढ़ कर के कुछ भी अलग नहीं जाने वाला है इनमें से, चाहे GD का हो, चाहे SSC का हो, चाहे किसी का भी मतलब हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे UP टेट हो, या CTET हो, या सुपर टेट हो, या UPSI हो, या कांस्टेबल हो, या लेखपाल का हो, या मंडी परिषद का हो, कुछ भी इसमें से अलग जाने वाला नहीं है, ये मेरा पक्का वायदा है आपसे। तो देखिए दोस्तों, क वर्ग क्या होता है, इसमें जो मैंने बताया था स्वरों का जो वर्गीकरण है उसका उच्चारण स्थान हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने वर्ण का नाम दे रखा है, फिर उनका उच्चारण स्थान दे रखा है, फिर स्वर दे रखे हैं, और फिर उनके जो निरुनासिक हैं और मौखिक स्वर हैं वो भी दे रखे हैं, और अनुनासिक ये सब दे रखे हैं। मैंने इसके अंदर एक सारणी बना करके तैयार की है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या आता है, कंठ है। क्या होता है, हमारा जो उच्चारण स्थान है उसे हम बोलते हैं कंठ से। किससे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। जो कंठ है हमारा, उसे उच्चारण को हम कंठ से बोलते हैं। तो जैसे इसका ह्रस्व स्वर क्या हो जाएगा, अ, जो जिन्हें बोलने में कम समय लगता है वो हमारा ह्रस्व स्वर होता है, तो वो क्या होता है, अ, यानी जो कम समय लग रहा है वो हो गया हमारा ह्रस्व स्वर, तो वो क्या हो गया, अ। और दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, तो इससे ज़्यादा समय लग रहा है, ये भी हमारा कंठ से निकल रहा है, यानी कंठय हो रहा है। अब क्या आते हैं, निरुनासिक यानी मौखिक स्वर। मौखिक स्वर हमारे क्या होते हैं, अ, आ, ये हमारे क्या होते हैं, ये मौखिक स्वर होते हैं। अब अनुनासिक क्या होते हैं, जिनका मतलब जैसे छोटी अंग और ये आ, यानी जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उन्हें हम बोलते हैं अनुनासिक, यानी जो आधे ना का प्रयोग करते हैं। अब क्या आता है, हमारा दूसरे नंबर पर आता है तालव्य। तालव्य क्या होता है, जो तालु होता है ना, हमारे जो अंदर मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है, यानी मुंह के भीतर जो हमारी छत का पिछला भाग होता है उसे हम बोलते हैं तालव्य। क्या बोलते हैं, तालव्य। तो तालव्य में हमारा ह्रस्व स्वर क्या है, ई, जो मैंने बताया था जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसमें क्या आता है, ई क्या है, ये सबसे छोटा है, यानी ह्रस्व स्वर है। अब दीर्घ स्वर में क्या आता है, बड़ी ई क्या है, जिसे ह्रस्व स्वर से बोलने में 2 गुना समय लग रहा है, यानी छोटी ई से बोलने में 2 गुना समय लग रहा है। इसमें तो ई, और इसमें क्या हो रहा है, ई, तो इसे बोलने में हमारा 2 गुना समय लग रहा है। अब मौखिक या निरुनासिक स्वर क्या होते हैं, ए, इन्हें हम मौखिक स्वर भी बोलते हैं। जैसे बोलने के लिए आते हैं ई या ए, तो ये क्या हो गया, हमारा निरुनासिक हो गया। और अनुनासिक क्या होता है, ई, जो बड़ी ई है या उसके हम ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, या आधे ना का हमें जो प्रयोग देता है उसे हम बोलते हैं अनुनासिक। तो अब क्या आता है, हमारा तीसरे नंबर पर मूर्धन्य आता है। क्या आता है, मूर्धन्य। अब मूर्धन्य का हमारा जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धन्य का हमारा उच्चारण स्थान है मूर्धा, यानी मुख के भीतर की छत का जो अगला भाग होता है ना, वो उसे हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। तो ये किससे मिलकर बना होता है और क्या क्या इसमें होते हैं, तो इसमें देखिए कंठ प्लस तालु, यानी कंठ तालव्य से मिलकर बना होता है, उसे हम बोलते हैं। जैसे उसका ह्रस्व स्वर क्या हो जाएगा, ऋषि। क्या हो जाएगा, ऋषि, तो हम इसे बोलेंगे ऋषि। और देखिए इसमें दीर्घ स्वर, और ये एक बात है, और ये ओष्ठ प्लस कंठ से मिलकर बना होता है, तो हम इसे कंठोष्ठ, यानी इसके अंदर कंठ तालव्य और कंठोष्ठ है, दोनों चीज़ आती हैं, यानी दोनों हमारे वर्ण आते हैं। तो कंठ तालव्य क्या होता है, ए ये हमारे होते हैं कंठ तालव्य, और कंठोष्ठ क्या होते हैं, ओ और ये होते हैं हमारे कंठोष्ठ। ठीक है, अब आता है हमारा ओष्ठ है,
यानी ओष्ठ क्या है, उसका उच्चारण क्या है, ओष्ठ या ओठ, क्या है उसका उच्चारण, ओष्ठ या ओठ। यानी इसका ह्रस्व स्वर क्या हो जाएगा, उ, यानी छोटा उ बोलते हैं जिसे, जिसे बोलने में कम समय लग रहा है हम उसे बोलते हैं उ। और दीर्घ स्वर क्या होता है, उ, जिसे बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो लंबी जा सकती है, कोई बात नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है कि सर हम बोर हो रहे हैं। मुझे पता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा तो उससे आपको कोई बोरिंग महसूस नहीं होगा कि हम बोर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। आप आराम से सुनते रहिए और समझते रहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपसे, ये मेरा पक्का आपसे वादा है। तो दोस्तों अब व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे हम उच्चारण स्थान के आधार पर। व्यंजनों का हम वर्गीकरण करेंगे उच्चारण व स्थान के आधार पर। तो जैसे मैंने स्वर का वर्गीकरण बताया था, ऐसे भी मैं व्यंजन का वर्गीकरण कराऊंगा। तो मैंने सारणी दे रखी है, इसमें क्या है, वर्ण का भी नाम दे रखा है, उसका उच्चारण स्थान भी दे रखा है, और उसके अल्प प्राण यानी अघोष बोलते हैं वो भी लिख रखा है, और सघोष वो भी लिख रखे हैं महाप्राण में, सघोष अल्प प्राण में भी लिख रखे हैं और महाप्राण में भी, और अघोष सघोष नासिक भी मैंने सब कुछ इसमें दर्शाया है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है इसमें, कंठय। कंठय यानी इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, कंठ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कंठ में हमारा जो अघोष है यानी अल्प प्राण है वो क्या हो जाएगा हमारा, क, यानी ये जो हो जाएगा हमारा क हो जाएगा, और अघोष जो महाप्राण है वो हो जाएगा ख, यानी ये पहला होता है, और ख ये क्या है, यानी महाप्राण है वो दूसरा होता है। अब क्या आता है, सघोष में हमारा अल्प प्राण क्या हो जाएगा, तो सघोष में हमारा अल्प प्राण ग हो जाएगा, क्योंकि ये पहला तीसरा और पांचवें क्रम से जो है चलता है, और सघोष में क्या है, दूसरे चौथे छठवें स्थान से ये ऐसे चलता है। तो दोस्तों सघोष महाप्राण क्या हो जाएगा हमारा, घ हो जाएगा, यानी ये चौथे नंबर के स्थान पर आएगा या दूसरे नंबर के स्थान पर आएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, घ, यानी महाप्राण, सघोष महाप्राण बोलेंगे। और अब आता है क्या हमारा नासिक्य, यानी जो हमारे नाक के हिसाब से बोला जाएगा, यानी बिंदी मैया बोल सकते हैं, या फिर इसे न बोल सकते हैं, या न बोल सकते हैं, अणा बोलते हैं जो। अब क्या आता है, तालव्य। क्या आता है हमारा, तालव्य। तालव्य इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु, यानी मुख के भीतर, मुँह जो हमारा मुँह होता है उसके भीतर की जो छत है उसका पिछला भाग, मुख के जो भीतर की छत का पिछला भाग है उसे हम बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं, तालु। तो इसका अल्प प्राण क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और अघोष महाप्राण हो जाएगा छ, और इसका सघोष अल्प प्राण क्या हो जाएगा, ज, या ज के नीचे जो हम लगाते हैं नुक्ता बोलते हैं। जैसे आपको ये बिंदी छोटा सा ये पॉइंट दिखाई दे रहा होगा ज के अंदर, तो इसे हम बोलेंगे नुक्ता। ज के अंदर जो लगा हुआ है इसे हम नुक्ता बोलेंगे। और उसके बाद आता है हमारा सघोष महाप्राण। क्या आता है, सघोष महाप्राण, इसे झ बोलेंगे, यानी ये छठवें या चौथे या दूसरे स्थान पर आएगा तब ये महाप्राण होगा, और सघोष में महाप्राण में हम झ, ये क्या हो जाएगा हमारा महाप्राण हो जाएगा। और नासिक में क्या हो जाएगा, न, इसे जो हम बोलते हैं, जो जब भी जैसे छोटे बच्चे पहाड़ जो बोलते हैं वर्णमाला बोलते हैं तो इसे चूल मैया बोलते हैं, लेकिन ये होता है च। च ये क्या हुआ, न के हिसाब से नासिक से, नासिक यानी नाक के स्वर में बोला जा रहा है। तो अब क्या आता है नंबर 3 पर, मूर्धन्य। तो ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें मुँह के जो भीतर की छत का अगला भाग है, तालु में पिछला भाग होता है, छत के मुँह के भीतर की छत का जो पिछला भाग होता है वो तालु होता है, और मुँह के भीतर की छत का अगला भाग होता है वो हमारा मूर्धन्य होता है, यानी मूर्धा। मूर्धा इसका उच्चारण होता है। तो इसमें ट ठ ये क्या हो जाएंगे, ट अल्प प्राण हो जाएगा, ठ महाप्राण हो जाएगा, ये अघोष सघोष के अंदर हैं। और ये सघोष क्या होता है, ये ड, ये अल्प प्राण हो जाएगा, और सघोष महाप्राण हो जाएगा ड, यानी जो उससे ज़्यादा बोला जा रहा है, यानी छठवें या चौथे या दूसरे स्थान पर आ रहा है वो ड हो जाएगा। और नासिक के तो हमारा न, यानी ड़ा, ये क्या है, नाक के द्वारा हमें स्वर मिल रहा है इसका, तो ये हमारा नासिक हो जाएगा। अब क्या आता है, दंतय। अभी मैंने बताया था दंतय, यानी जो ऊपरी दांतों के निकट से निकलती है जो हमारी ध्वनि है या जो हमारा वर्ण है, जो उसको बोलने में हमारे
ऊपरी दांतों के निकट होता है उसे हम बोलते हैं दंतय। जैसे त, ये क्या हो जाएगा, इसका अल्पप्राण हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, और अघोष महाप्राण क्या हो जाएगा, थ। ये क्या है, क्योंकि ये दूसरा वर्ण है और ये त क्या है, ये पहला वर्ण है। और द क्या हो जाएगा, सघोष में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, द यानी अल्प प्राण हो जाएगा। और ये सघोष में महाप्राण है, ये ध, ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। और न तो आप जानते ही हो कि नासिक के द्वारा यानी नाक के द्वारा हम कोई भी स्वर मिला रहे हैं या कोई भी व्यंजन मिला रहे हैं तो उसमें नाक का प्रयोग यानी नाक के द्वारा नाक के स्वर में बोला जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे नासिक्य। तो दोस्तों ओष्ठ्य का दंतय का पूरा हो गया। अब आते हैं हम ओष्ठ्य पे। यानी ओष्ठ्य होता क्या है, यानी दोनों ओठों से मिलकर के जो भी बनता है उसे क्या बोलते हैं, ओष्ठ्य बोलते हैं। जैसे प क्या है, हमारा अल्प प्राण है, अघोष है लेकिन अल्प प्राण है। अब क्या आता है फ, यानी फ के नीचे जो नुक्ता दिखाई दे रहा है ये ज़्यादातर हम मुस्लिम वर्ड के लिए यूज करते हैं, इस चीज़ को हम मुस्लिम वर्ड के लिए यूज करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, हमारा अघोष महाप्राण हो जाएगा। अब दोस्तों अल्प सघोष में अल्प प्राण क्या हो जाएगा, व क्या हो जाएगा, ये अल्प प्राण हो जाएगा, लेकिन भ क्या हो जाएगा, ये महाप्राण हो जाएगा। और म तो जानते हैं कि ये नासिक के यानी नाक के स्वर में भी म आता है। अब क्या आता है दोस्तों, हमारा ओष्ठ्य हो गया। अब आता है हमारा तालव्य। तालव्य तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और इससे ऊपर ये डबल हो गया है। तो दोस्तों अब क्या आता है हमारा वत्सर्य। वत्सर्य क्या होता है दोस्तों, यानी ये दांत और मसूड़े यानी दंत मूल से बनकर जिसका उच्चारण होता है वो दंत मूल से बनकर बना होता है, यानी दांत और मसूड़े इन दोनों से मिलकर के बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि स र ल व ये क्या हो जाएंगे, इसके अघोष सघोष प्राण हो जाएंगे, यानी अल्प प्राण और महाप्राण हो जाएंगे। ये क्या है, अघोष महाप्राण हो जाएगा स, और ल र और ल ये क्या हो जाएंगे, इसके अघोष हो जाएंगे, वो सघोष अल्प प्राण हो जाएंगे। तो क्या आता है दोस्तों दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य क्या होता है, ऊपर के दांत और निचले ओठ, ऊपर के दांत और निचले ओठ मिलकर के क्या बनाएंगे, दंतोष्ठ्य बनाएंगे। अब मूर्धन्य क्या बनाएंगे, मूर्धन्य यानी मूर्धा, भीतर की जो छत का अगला भाग होता है वो बनाएंगे मूर्धा। जैसे इसका अघोष महाप्राण हो जाएगा स, जो बोलते हैं स, ये क्या हो जाएगा, यानी ये चौथे स्थान पर आता है तो ये स क्या हो जाएगा, अल्प प्राण यानी महाप्राण हो जाएगा। अब क्या आता है स्वतंत्रीय, ये क्या हो जाएगा, स्वर यंत्रीय। क्या, जो स्वर यंत्र है यानी इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, जो कंठ के भीतर स्थित है वो स्वर यंत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो उत्क्षिप्त, अब लास्ट में जो आता है वो क्या हो जाएगा, उत्क्षिप्त, यानी जिनके उच्चारण में जीव ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आए, जिनके उच्चारण में जीव ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आए उन्हें क्या बोलेंगे हम, उत्क्षिप्त बोलेंगे। जैसे ड़ ढ ऐसे करके आ जाएगा। तो ये अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ दे रखा है जो नीचे मैंने इसमें 2 पॉइंट बना रखे हैं। तो आगत और ग्रहित ध्वनियाँ, जब हम बोलते हैं ना कि आगत ध्वनि क्या होती है और ग्रहित ध्वनि क्या होती है, तो ये क स्पर्शी होते हैं और ये ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजन ही इसके अंदर आते हैं। जैसे क ख ग ज फ ऐसे करके ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आएंगे। अयोग वाह क्या होते हैं, अयोग वाह क्या होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग ही अयोग वाह होते हैं। तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं है, वीडियो को देख करके आप परेशान ना हो कि वीडियो सर लंबी जा रही है, उसके लिए कोई बात नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों देखिए अब क्या आता है, हम अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर ज्ञात करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। तो दोस्तों मैंने इसमें 3 अंतर दे रखे हैं और मैं अब कराऊंगा इन्हें। तो देखिए दोस्तों अनुस्वार क्या होते हैं। सबसे पहले हम अनुस्वार की बात करते हैं। तो अनुस्वार के उच्चारण में, यानी अनुस्वार जो है उसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है। क्या होता है कि अनुस्वार जो कोई वर्ण होता है उसमें नाक से अधिक सांस निकलती है और मुंह से जो है कम सांस निकलती है। जैसे अंग, अंक, अंश,
आदि, इस तरह से वो इस तरह के वर्ड जैसे अंग, अंक, अंश, इस तरह के वर्ड वो होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे अनुस्वार होते हैं, यानी अनुनासिक होते हैं। इनके द्वारा हमारी जो है अधिक सांस निकलती है नाक से और मुख से कम सांस निकलती है। अब दूसरे नंबर पर देखिए, अनुस्वार की जो ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है, क्योंकि ये एक व्यंजन की ध्वनि है। जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, यह एक व्यंजन की ध्वनि है। नंबर 3 पर क्या आता है, तत्सम शब्दों के अनुसार लगता है। ये क्या होता है, ये तत्सम शब्दों के अनुसार लगता है। जैसे अंगुष्ठ, दंत, दंत और क्या होता है अंत्र, ये क्या है हमारे तत्सम शब्द होते हैं, यानी ये संस्कृत शब्द होते हैं, तब इन्हें हम बोलते हैं अनुस्वार। जैसे कि अंगुष्ठ दिखाई दे रहा है आपको, इसमें अंक की बिंदी लगी हुई है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है या बिंदु लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनुस्वार हो जाएगा। अब क्या आते हैं अनुनासिक। अभी हमने अनुस्वार पढ़े और अनुनासिक देखिए। अभी अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है। उसमें क्या हो रहा था अनुस्वार में कि नाक से अधिक सांस निकल रही थी, और इसमें क्या हो रहा है कि नाक से कम सांस निकल रही है और मुख से अधिक सांस निकल रही है। जैसे आंत, गांव, चिड़ियाएँ, चिड़िया, ऐसे करके क्या हो रहा है, ये अनुनासिक हो रहा है। और अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। ये भी है कि अनुनासिक स्वरों पर भी चंद्र बिंदु लगता है। तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। इसमें क्या है, उसमें तो हो रहा था तत्सम शब्दों पर चंद्र बिंदु लग रहा था, लेकिन इस पर क्या हो रहा है कि तद्भव शब्दों पर ही चंद्र बिंदु लग रहा है। जैसे अंगूठा, दांत, आंत, गांव, आंगन, सांचा, आँख, अंगना, इस तरह से क्या हो रहा है, इस पर तद्भव शब्दों पर ही चंद्र बिंदु लग रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ी मैंने अपनी तरफ से अलग से बनाया है। ये क्या है कि हमारे वाक्य कैसे बनते हैं, उपवाक्य कैसे बनते हैं, पद कैसे बनते हैं, ये इसके लिए मैंने बताया है। इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो भाषा की सार्थक इकाई जो है वही हमारा वाक्य है, और वाक्य की सबसे छोटी इकाई यानी वाक्य की छोटी इकाई ही हमारा उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई हमारा पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद है यानी शब्द है, और पद से छोटी इकाई अक्षर है, और अक्षर से छोटी इकाई हमारी क्या है, ध्वनि है यानी वर्ण है। जैसे मैंने एक नोट दे रखा है, जैसे देखो राम शब्द में 2 अक्षर रा म जैसे एवं वर्ण 4 हैं, जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस अ, इस तरह से क्या है हमारे 4 वर्ण हैं, लेकिन क्या है 2 अक्षर हैं। इसमें क्या अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। वर्ण क्या है, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी ध्वनि यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के ही व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, ह क्या है हमारा, जो ह वर्ण है हमारा या अक्षर है वो क्या है, ये कंठ है, हमारे जो कंठ से बोला जा रहा है। और ऊ ये क्या है, ये भी वर्ण है, ये ओष्ठ से बोला जा रहा है। ज ये तालु से बोला जा रहा है। फ ये क्या है, ओष्ठ से बोला जा रहा है। ए ये कंठ और तालु दोनों से मिलकर के बोला जा रहा है, तो हम इसे कंठ तालव्य भी बोल सकते हैं। ल क्या है हमारा, ल ये दंतव्य से बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें हमारे दांतों का भी प्रयोग हो रहा है। अब ये विसर्ग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये विसर्ग सिंबल्स यानी चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये हमारा किससे बोला जाएगा, इसका मतलब है ह, तो ये किससे बोला जाएगा, ये कंठ से बोला जाएगा। और ये ड दिखाई दे रहा है, ये मूर्धन्य है हमारा, और द दिखाई दे रहा है ये दंत है, और ऋषि दिखाई दे रहा है ये हमारा मूर्धा है, और स दिखाई दे रहा है ये हमारा दंतव्य है, और ये स ये तालव्य यानी स, इसमें तालु का प्रयोग हो रहा है स ऐसे करके, तो ये तालव्य हो जाएगा। और ये स इसमें क्या है, ये इसमें हमारा मूर्धा यानी मूर्धन्य का प्रयोग हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा स। और ये अंग ये क्या है, ये हमारा नासिक्य है, और वह क्या है, ये हमारा दंतोष्ठ है। और ये न इसे च या न भी बोलते हैं, तो ये क्या है हमारा नासिक्य है, ये हमारे नाक के प्रयोग करके ही बोले जा रहे हैं।
तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो को देख करके अगर किसी भी एग्ज़ाम को देख जाओगे देने के लिए और इस वीडियो को अगर देख लोगे आप, तो समझ लेना कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर से कुछ भी नहीं छूटने वाला है, आप आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ मिलकर शेयर